हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर आपकी एडवांस बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आप हमारी लाइफ की फंडामेंटल या बेसिक यूनिट जो कि होती है सेल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन के थ्रू काफ़ी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब किसी न किसी मैटर से मिलकर बनी होती है। और हर एक जो मैटर होता है उसकी अलग अलग फंडामेंटल यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है तो उसकी फंडामेंटल या बेसिक यूनिट क्या होगी? तो इसका आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेसिक नीड होती है ब्रिक्स की, यानी कि ईंटों की। तो बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी ब्रिक्स। इसी तरह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसका नाम है सेल। तो हम लिख सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए या आया होगा कि सेल को ही फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ सेल से मिलकर ही बना होता है। इसीलिए जो सेल्स होते हैं उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है लाइफ का। इसे आप ऐसे समझिए कि जो सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, और जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और वहीं पर काफ़ी सारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो अगर आप इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेल ही है। इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसके बाद हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ सेल को, यानी कि ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो ईयर 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के। उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था प्लांट्स की बार्क या फिर छाल के अंदर। तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट्स की बार्क के अंदर सबसे पहले हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, जिसे उन्होंने सेल का नाम दिया था। सेल जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, यानी कि छोटे छोटे कमरे। और जब ये सेल डिस्कवर हुआ था उससे कुछ साल पहले ही माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था। और जब सेल डिस्कवर हो गया था तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दी सेल के ऊपर, जिनमें से कुछ जो 3 इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हमें देखना है। सबसे पहले ईयर 1838 में एक जर्मन बोटेनिस्ट थे मैथियस जैकब्स लेडेन नाम के। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल्स से मिलकर बने होते हैं। उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1839 में एक और जर्मन साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान नाम के। उन्होंने कहा था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सब बिल्कुल ठीक था और सही था, लेकिन साइंटिस्ट को अब तक एक मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था कि आखिर ये जो सेल हैं वो आते कहाँ से हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि सेल अपने आप ही फॉर्म हो जाएं। तो इसका आंसर हमें दिया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उन्होंने कहा था ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म हुए हैं। तो जो हमारी ऑफिशियल सेल थ्योरी है वो इन 3 पॉइंट से मिलकर ही बनी होती है। तो हमारी सेल थ्योरी कहती है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब कि सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, यानी कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट सेल से मिलकर बना होता है। इसके बाद सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। आगे हमें ये देखना है कि प्लांट्स किस तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं और एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स किस तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। पहले हम देखते हैं प्लांट्स के सेल्स को। तो हम प्लांट्स के अंदर ओनियन के सेल्स को देखेंगे। तो ओनियन के सेल्स को देखने के लिए हम ओनियन की एक परत को लेंगे और उसे सैफरिन में डाल देंगे। तो सैफरिन एक बायोलॉजिकल स्टेन होता है जो कि हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी में यूज होता है।
और हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी को हम आगे देखेंगे तो ये जो सेफ्रेनिन होता है वो ब्लू या वायलेट कलर का होता है और ये स्लाइड को कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो हमने ऑनियन की पील या परत ली है उसको प्रॉपरली कट कर लेंगे और उसको 2 ग्लास स्लाइड्स के बीच में रख देंगे। और जब हम इस पील को जो कि ग्लास स्लाइड के बीच में रखी हुई है उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर या ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये है एक सेल, ये एक सेल है और इसी तरह से ये भी एक सेल है। तो इन सभी सेल्स के अंदर आपको ये जो ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है हर एक कंपार्टमेंट में वो न्यूक्लियस है हर एक सेल का। और सभी सेल्स के अंदर आपको ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये जो हर एक कंपार्टमेंट या सेल की बाउंड्री आपको दिख रही है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें मोस्टली प्लांट्स की जो पील होती है उसमें देखने को मिलता है। तो अभी तक तो सिर्फ हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख भी लिया है। आगे हमें देखना है एनिमल्स के सेल्स को। एनिमल्स के सेल्स के अंदर हम स्पेशली ह्यूमंस के सेल्स को देखेंगे। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक नहीं वेरियस टाइप्स के सेल से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम अब डिस्कस करते हैं। तो ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एक ह्यूमन बॉडी जो कि डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है। तो पहला जो सेल ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये है ब्लड सेल्स। तो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा ब्लड सेल से ही मिलकर बना होता है। इसके बाद ये वाला जो सेल है वो है बोन सेल। तो हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं वो सब इन्हीं बोन सेल से मिलकर बनी होती हैं। इसके बाद अगली सेल जो कि है मसल सेल। तो हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं वो सारे के सारे मसल सेल से मिलकर ही बने होते हैं। आगे आप ये जो सेल्स देख रहे हैं ये हैं फैट सेल्स। तो हमारी बॉडी में जितना भी फैट होता है वो सब फैट सेल से ही मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला सेल जो कि आपको दिख रहा है ये है न्यूरॉन सेल। तो ये जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये तो बात हुई उन सेल्स की जो कि दोनों ह्यूमंस जो कि मेल और फीमेल उनमें सेम होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक ऐसे टाइप के सेल्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, जो कि हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं स्पर्म सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए, और वहीं पर फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ओवम सेल्स जो कि एग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब स्पर्म सेल और ओवम सेल आपस में एक साथ फ्यूज होते हैं तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इन्हीं टाइप्स के लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमें समझना नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं जो कि है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम समझते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल ही सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और इन ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी काफ़ी शॉर्ट होता है। और बात करें इन ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल की तो वो हो जाएंगे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा एटसेट्रा। तो ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर सभी फंक्शंस एक सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद इन ऑर्गेनिज्म का दूसरा टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि काफ़ी नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं जिनमें हर एक स्पेसिफिक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। और इन ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज एटसेट्रा। जिस तरह से ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर 2 टाइप्स के होते हैं वैसे ही सेल के इवोल्यूशन के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं जो कि प्रोकार्योटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिन्हें अब हम समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। तो हम इसे इसके नाम से भी समझ सकते हैं, प्रोकार्योटिक। तो प्रो का मतलब होता है पहले और कार्योटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस पुराना हो, जो कि इवॉल्व्ड ना हुआ हो। इसके साथ साथ आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो इन सेल्स की पहली प्रॉपर्टी है कि ये जनरली काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। इनका साइज जो है वो लाई करता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं।
इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। और बात करें इनकी तीसरी प्रॉपर्टी की तो वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सभी फंक्शंस एक सिंगल सेल्स के द्वारा परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप देखिए इसमें इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा ये सब एब्सेंट हैं। इसके साथ इन सेल्स के अंदर डीएनए, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमें समझना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसको भी हम इसके नाम से समझ सकते हैं। यू का मतलब होता है इवॉल्व्ड और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इवॉल्व होता है। और बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो उनमें पहली प्रॉपर्टी होगी कि इसका जो साइज है वो लाई करता है 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। और इन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। और बात करें इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तो वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ले जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की चौथी प्रॉपर्टी है कि इन सेल्स के अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हर एक जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। तो हमें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बस इतना ही जानना है। आगे हमें डिटेलिंग में जाना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल इम्पोर्टेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि आफ्टर ऑल सभी यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुए हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। और अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड सेल्स होते हैं जो कि मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो आप ये जो 2 डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। तो इन दोनों सेल्स के अंदर मोस्टली सभी ऑर्गेनेल्स सेम होती हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स को छोड़कर। तो पहले हम देखते हैं उन ऑर्गेनेल्स को जो कि सेम होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब वो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि कॉमन होती हैं दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लेकिन इन सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ प्लांट सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, जो कि है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा और सेंट्रियोल्स। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं इनका कुछ स्पेसिफिक रीज़न या काम होता है, वही अब हम समझते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक होते हैं और खाना बनाने के लिए सनलाइट को रिसीव करने के लिए उन्हें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। वहीं पर जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और हाई स्पीड विंड्स टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, इसलिए उनके जो सेल्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ऐसे ही आगे चलकर हम इन सभी ऑर्गेनेल्स की अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस से। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, यह है सेल का डायग्राम अंदर से। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स के साथ अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए अब समझते हैं न्यूक्लियस को। तो सेल का जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसा दिखता है और न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। और बात करें इसकी लोकेशन की तो न्यूक्लियस की लोकेशन प्लांट सेल में अलग और एनिमल सेल में अलग होती है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस की जो लोकेशन होती है वो सेंटर में होती है, वहीं पर जो प्लांट सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस की जो लोकेशन है वो पेरिफेरल रीजन यानी कि कॉर्नर की तरफ होती है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन को देखने के बाद हमें नज़र डालनी है इसके डायग्राम पर और देखना है कि आखिर इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। तो अगर हम न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल कोर में देखें तो वहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो फ्लूइड जैसा आपको दिख रहा है यह है न्यूक्लियोप्लाज्म।
और ये जो कवरिंग आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियर एनवेलोप, और इस कवरिंग के ऊपर आप ये जो छोटे छोटे पोर्स देख रहे हैं ये है न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जो कि है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें न्यूक्लियस के बारे में बस इतना ही जानना है। आगे हमें देखना है न्यूक्लियस के फंक्शंस को। तो न्यूक्लियस का पहला फंक्शन है कि न्यूक्लियस जो है वो आरएनए और प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि सेल के अंदर जो आरएनए और प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। इसका दूसरा फंक्शन है कि न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम को भी प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम के बारे में हम आगे समझेंगे, अभी आप बस इतना याद रखें कि न्यूक्लियस राइबोसोम को भी प्रोड्यूस करता है। इसके साथ न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। मतलब कि सेल की जो मेन चीज़ें या मोस्टली चीज़ें होती हैं वो सब न्यूक्लियस से ही कंट्रोल की जाती हैं। और बात करें इसके चौथे फंक्शन की तो वो ये है कि सेल का जो डीएनए होता है वो इसी में स्टोर रहता है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये है सेल, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है। तो हमें यहाँ से सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में 3 चीज़ें ही स्टडी करनी है, जो कि है उनकी लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। इसके बाद हमें समझना अगली सेल ऑर्गेनेल को, जो कि है सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाई जाती। और ये जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये प्लांट सेल और इसमें जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। और बात करें इसके फंक्शन की तो वो ये है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमें समझना अगली सेल ऑर्गेनेल को, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो कि सेल के अंदर कंटेंट्स या ऑर्गेनेल जो कुछ भी प्रेजेंट होती हैं उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को अपने से पास होने देती है। ये मेम्ब्रेन अपने आप से सिर्फ जो सेल के लिए काम की चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हें ही पास होने देती है। जो चीज़ें सेल के लिए हार्मफुल होती हैं उन्हें ये मेम्ब्रेन अपने थ्रू पास होने नहीं देती है। ये मेम्ब्रेन जो आप सेल के अंदर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल की आउटर मोस्ट यानी कि बाहरी लेयर होती है। सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है ये हम समझते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो कि पार्टिकल्स के मूवमेंट को अलाउ करती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही ये डिसाइड करती है कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर मूव होगा या सेल के बाहर। और ये ऐसे डिसाइड होता है कि आप मान लो कि अगर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है और उसका कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, वो सब्सटेंस जो है वो बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा। और अगर वहीं पर ये कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है तो वो सब्सटेंस जो है वो सेल के बाहर की तरफ मूव करेगा। इसके बाद हमें समझना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स को, जो कि है ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न। तो पहले हम समझते हैं ओस्मोसिस को। तो ओस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। वहीं पर डिफ्यूज़न वो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर के अलावा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है सेल के अंदर या बाहर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आप तो बस इतना याद रखें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या बाहर मूवमेंट होता है ओस्मोसिस। वाटर के अलावा सेल के अंदर बाहर जिस भी चीज़ का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न। अभी हमने पढ़ा है ओस्मोसिस के बारे में, इसके बारे में हमें थोड़ा और जानना है। तो ओस्मोसिस बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, जो कि है एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस का मतलब कि वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर, ये तब हमें देखने को मिलता है जब सेल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। सॉल्यूशंस के बारे में हम आगे समझेंगे। यहाँ बस आप इतना याद रखें, एंडो ऑस्मोसिस यानी कि वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर, जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो हो और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो, तब एंडो ऑस्मोसिस देखने को मिलती है। और बात करें एक्सो ऑस्मोसिस की तो वो होती है वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर, और ये जब होता है जब सेल जो है वो हाइपरटेनिक सॉल्यूशन में रखा हो।
अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, एक्सोऑस्मोसिस हमें तब देखने को मिलती है जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई हो और सेल के बाहर कंसंट्रेशन लो हो। तो अभी हमने एक टर्म सुना है सॉल्यूशन, उसे अब हम समझते हैं। तो सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, जिसमें सब्सटेंस एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिन्हें अब हम समझते हैं। तो वैसे तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और हमें इसे उसी में अच्छे से समझना है। यहाँ आप बस इतना याद रखें, हाइपो का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन, आइसो का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन और हाइपर का मतलब होता है हाइयर कंसंट्रेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि ये सेल है और बाहर है लिक्विड। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है वाटर के कंपैरिजन में, तो इस सेल वाले सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर सेल के अंदर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है वाटर के कंपैरिजन में, तो इस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और वहीं पर अगर इस सेल के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वाटर के कंसंट्रेशन से, तो वो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हमें समझना ओस्मोसिस से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म को, जो कि है प्लाज्मोलाइसिस। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट सेल जो है वो श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि इस प्रोसेस में प्लांट सेल सिकुड़ जाता है। और ये हमें तब देखने को मिलती है जब सेल जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा होता है। तो जब सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, तो सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। और सेल की ये जो कंडीशन है वो काफ़ी रेयर होती है, और सेल की इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइज्ड कहा जाता है। तो आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। और इसी तरह से अगर सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है तो वो सेम की सेम रहता है, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन एक जैसा रहता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन सेम होता है, जिस वजह से ना सेल के अंदर पानी आता है और ना ही बाहर जाता है। और सेल की इस कंडीशन को फ्लैसिड कहा जाता है। वहीं पर जब सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा होता है तो उसमें लेस कंसंट्रेशन की वजह से और एक्सेस वाटर भर जाता है। सेल की इस कंडीशन को टर्गिड कहा जाता है। आपको यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि प्लाज्मोलाइसिस ओस्मोसिस का ही एक रिजल्ट होती है, जो कि हमें बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जिन्हें हमें समझना था। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देखना था। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एज अ फिजिकल बैरियर काम करता है सेल के लिए, और ये सेल को बाहरी स्टफ या मटेरियल से अलग करता है। इसके बाद अगली सेल ऑर्गेनली जो हमें समझनी है वो है साइटोप्लाज्म। तो ये जो पार्ट इस डायग्राम में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिकली एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, जो कि वाटर, सॉल्ट और दूसरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और बात करें इसके फंक्शन की तो वो ये होंगे कि ये हेल्प करता है अदर सेल कंपोनेंट या ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में। सेल के अंदर मूवमेंट्स के साथ ये सेल ऑर्गेनल्स को फ्लोट करने में भी हेल्प करता है सेल के अंदर। इसके बाद अगली सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में हमें समझना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये है इसकी लोकेशन जो आपको डायग्राम के ऊपर दिख रही है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाया जाता। और बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की, तो इसका पहला फंक्शन है कि ये जो है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा फंक्शन है कि ये जो है वो सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। यानी कि सेल के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन, एटीपी की रिएक्शन, वो सब सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होती हैं। बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो कि केमिकल्स की हेल्प से लिविंग बॉडी में हो रही होती हैं। और बात करें इसके तीसरे फंक्शन की, तो वो ये है कि ये फैट, स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में काम करता है। इसका आखिरी फंक्शन है इट डिटॉक्सिफाई द पॉइजनस प्रोडक्ट इन अ सेल। मतलब कि ये जो है वो सेल के अंदर जो भी पॉइजनस यानी कि हार्मफुल चीज़ें होती हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप्स का होता है, जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं।
तो पहले जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये जो है वो ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, जो कि फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है, और इसके अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते। वहीं पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वेसल्स से मिलकर बना होता है, और यही वेसल्स प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, और इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। हमारी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेल के न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसके मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, जिसमें कि पहला है कि गोल्गी एपरेटस जो है वो मटेरियल को अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करती है। इसका दूसरा फंक्शन है कि जो भी लिपिड या प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होते हैं वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाके स्टोर होते हैं। और इसका तीसरा फंक्शन है कि ये मिडिल लेमिला की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेमिला एक प्लांट सेल का पार्ट होती है जिससे कि उसकी सेल वॉल जुड़ी होती है। इसके बाद हमें समझना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली को, जो कि है लाइसोसोम्स। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं ये है लाइसोसोम्स। तो ये काफ़ी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। इसके साथ साथ इन्हें सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, और इसे सेल का सुसाइडल बैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई भी चीज़ खराब हो जाती है या डेड हो जाती है तो वो लाइसोसोम में जाती है, और लाइसोसोम जो है वो इसे सेल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमें देखना लाइसोसोम्स के फंक्शंस को। तो लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन है डाइजेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि सेल के अंदर जो भी हार्मफुल मटेरियल आ जाते हैं जो कि सेल को नुकसान करते हैं, तो लाइसोसोम जो है वो उन्हें डाइजेस्ट कर देता है। और लाइसोसोम का दूसरा फंक्शन है कि ये जो है वो वेस्ट डिस्पोजल होता है सेल का। मतलब कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट फॉर्म होता है वो पहले लाइसोसोम में जाता है, और फिर लाइसोसोम जो है वो इसे सेल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगली सेल ऑर्गेनेली जो कि हमें समझनी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम नज़र डालते हैं इसके डायग्राम पर। तो इसे देखने पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जो कि है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डेड रहती है इन चैम्बर्स में, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये जो चैम्बर्स जो आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं ये हैं क्रिस्टी। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए और राइबोसोम होने के कारण ये प्रोटीन फॉर्मेशन और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए किसी दूसरी सेल ऑर्गेनेल पर डिपेंड नहीं होता है। और बात करें इसके फंक्शंस की, तो इसका मेन काम है कि ये सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और इसे स्टोर भी करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस और स्टोर करने की वजह से पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमें समझना है एक और सेल ऑर्गेनेल्स को, जो कि है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड वो सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, जिन्हें हमें समझना है। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये वाइट होता है कलर में, जो कि प्लांट सेल के अंडरग्राउंड पार्ट में पाया जाता है। इसके बाद बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये स्टार्च, प्रोटीन और ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है। इसके बाद प्लास्टिड का दूसरा टाइप है क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो है वो रेड और ब्राउन होता है कलर में, और ये जो है वो प्लांट सेल की अपर लेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसके फंक्शंस को हम क्लोरोप्लास्ट के साथ देखेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखना है क्लोरोप्लास्ट को। तो ये ग्रीन होता है कलर में, जो कि प्लांट सेल के एरियल पार्ट्स में पाया जाता है। एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं, जिन पर सनलाइट अच्छे से पड़ती है। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इसके साथ क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्लावर और फ्रूट्स को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कराता है, जो कि उन्हें पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद हमें समझना एक और सेल ऑर्गेनेली को, जो कि है वैक्यूल। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है साइटोप्लाज्म में, जिसमें कि वाटर, शुगर, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन भरा होता है। और ये जो वैक्यूल होता है इसका साइज एनिमल सेल्स में छोटा होता है और प्लांट सेल्स में बड़ा होता है।
और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बात करें इसके फंक्शन की तो वो ये है कि ये सेल के लिए मटेरियल को स्टोर करता है। इसके साथ साथ जब सेल में एक्स्ट्रा वाटर भर जाता है तो वैक्यूल उस वाटर को अपने अंदर ले लेता है और सेल को मेंटेन करता है। आगे हमें समझना है एक इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि है राइबोसोम। तो ये एक काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और यही जो है वो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की सेल में। मतलब कि सेल का मोस्टली जो प्रोटीन है वो राइबोसोम के अंदर फॉर्म होता है। तो कुछ देर पहले आपने एक टर्म के बारे में सुना था जो कि है आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारी जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपको इस क्लास में पढ़नी थी वो खत्म होती हैं। इसके अलावा भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होती हैं, लेकिन हमें यहाँ उनकी स्टडी नहीं करनी। उनकी स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है सेल डिवीजन। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर फॉर्म होते हैं। सेल के डिवाइड होने की प्रोसेस को ही सेल डिवीजन कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसे। तो सेल डिवीजन के अंदर बेसिकली दो प्रोसेस होती हैं, जो कि है काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो काइरोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल डिवीजन की प्रोसेस में पहले जो है वो सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि सेल का न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड होता है जब काइरोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाती है। यानी कि जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद वो सेल भी डिवाइड हो जाता है। तो हमें इस चैप्टर में सेल डिवीजन से रिलेटेड दो टर्म्स को समझना है, जो कि है माइटोसिस और मियोसिस। तो पहले हम देखते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस सेल डिवीजन की वो प्रोसेस होती है जिसमें सेल के डिवाइड होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि किसी सेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं और वो सेल डिवाइड होता है। तो अगर सेल डिवीजन के बाद दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, यानी कि 24 क्रोमोसोम होते हैं दोनों सेल्स में, तब जो है वो वहाँ पर माइटोसिस होगी। वहीं पर जो मियोसिस है वो ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें डिवीजन के टाइम पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं, जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।